अब शिक्षा ऐसा काम नहीं बचा है कि कोई सेठ जी आए 10-20 करोड़ रुपए डालें और स्कूल चल जाए। एक समय के बाद आपकी बड़ी बिल्डिंग, आपका विज्ञापन कोई काम नहीं आता जब तक आपके विद्यार्थी मेरिट में नहीं आते, वहाँ का रिजल्ट अच्छा नहीं होता। तो सरकार का जो स्तर है और निजी शिक्षा में क्या अंतर्वाद है? जो अपने बच्चे को निजी स्कूल नहीं भेज पा रहा वही सरकारी स्कूल भेज रहा है। आज की स्थिति में 70% विद्यार्थी प्राइवेट स्कूल और कॉलेज में हैं, 30% सिर्फ सरकारी में है। कारण सरकार के पास उच्च शिक्षा में कॉलेज ही नहीं है। इनके पास 4 बीएड कॉलेज हैं, प्राइवेट 140 हैं, फार्मेसी के 2 कॉलेज हैं इनके, निजी 150 हैं, नर्सिंग के इनके 12 हैं, निजी 140 हैं। कैसे होगा? नमस्कार, मैं कृष्ण कुमार सिकंदर, द सिकंदर शो में आपका स्वागत है। भास्कर दूत की ओर से आयोजित इस कार्यक्रम में हम समाज के विभिन्न वर्गों से बात करते हैं, ज्वलंत मुद्दों पर बात करते हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं राजीव गुप्ता जी। ये प्राइवेट स्कूल मैनेजमेंट एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं और चूँकि शिक्षा एक ऐसा विषय है जिस पर सभी का ध्यान रहता है और मुझे लगता है कि सारे परिवार के लोग उससे जुड़े होते हैं, तो आज हम उनसे उस शिक्षा के विषय में उनके विचार को हम जानने का प्रयास करेंगे। नमस्कार। सबसे पहले आप शिक्षा के क्षेत्र में कैसे आपकी रुचि हो गई? हमारा जो परिवार है वो यहीं रचा बसा और उसके बाद हम लोग 7 भाई हैं। हमारे पिताजी फ्रीडम फाइटर हैं और वो भगवान की दया से भी स्वस्थ हैं, 100 साल के हैं। तो सब किसी भाइयों को अलग अलग व्यवसाय करना था, अलग अलग काम करना था, तो हमने यहाँ बहुत पहले कंप्यूटर सेंटर खोला। उसके बाद गरियाबंद में जगह की उपलब्धता थी हमारे पास, तो फिर वहाँ हमने कॉलेज खोला, फिर स्कूल खोला और अब वहाँ बहुत सारे हायर एजुकेशन के कोर्सेज हैं। सीबीएसई स्कूल है, स्टेट बोर्ड का स्कूल है। आदिवासी अंचल में काम करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, ये बड़ी बात है, क्योंकि उस इलाके में जब हमने ये चालू किया स्कूल कॉलेज तो बड़ा उपलब्धि वाला सफ़र रहा। पहला सीबीएसई स्कूल उस ज़िले का, पहला बीएड कॉलेज उस ज़िले का, पहला फार्मेसी कॉलेज उस ज़िले का, पहला आईटीआई उस ज़िले का। तो गरियाबंद क्षेत्र के शैक्षणिक परिदृश्य में हमारी संस्था का बड़ा योगदान है। आप खास करके ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों में आपने काम किया है, जो वनांचल का क्षेत्र है, तो वहाँ शिक्षा का जो सरकार का जो स्तर है और निजी शिक्षा में क्या अंतर्वाद है? वहाँ देखिए, जो अभी पहुँच है आदिवासी अंचल में, शिक्षा की जो पहुँच है वो, उसमें राज्य सरकार को बहुत काम करने की ज़रूरत है। जैसे जब हमने वहाँ चालू किया तो वहाँ अभी भी मतलब सीबीएसई स्कूल तो छोड़िए, जो स्कूल है, मैं एक बड़ी दिलचस्प घटना आपको बताऊं। हमने जब कॉलेज खोला तो वहाँ जो स्कूल था, जो एकमात्र 2 स्कूल थे, एक बॉयज़ स्कूल और एक गर्ल्स स्कूल, तो वहाँ साइंस के टीचर नहीं होते थे। तो जब अब हम लोग तो हमारा कॉलेज जो है वो जुड़ा रहा ज़मीन से, तो वहाँ के पेरेंट्स ने हमसे, पालकों ने कहा कि साइंस के टीचर हमारे स्कूलों में नहीं है, तो हमारे टीचर अपने कॉलेज में पढ़ाने के बाद हम उनको फ्री में भेजते थे स्कूलों में साइंस की क्लास लेने के लिए। फिर धीरे धीरे ये हुआ कि पालकों ने कहा कि जो आपके कॉलेज में प्रोडक्ट आ रहे हैं, मतलब नीचे से जो पढ़ के आ रहे हैं, उनकी क्वालिटी बहुत ख़राब है, तो आप लोग स्कूल खोलिए। तो फिर हमने स्टेट बोर्ड का स्कूल खोला, फिर सीबीएसई स्कूल खोला। अभी भी बहुत काम करने की ज़रूरत है। मुझे लगता है कि दोनों क्षेत्र में, स्कूली शिक्षा में भी और उच्च शिक्षा में भी राज्य शासन को बहुत काम करने की ज़रूरत है। मैं प्राइवेट स्कूलों के संगठन का अध्यक्ष तो हूँ ही, जो निजी उच्च शिक्षा की संस्थाएं हैं, प्रोफेशनल कॉलेज, उसका भी कोऑर्डिनेटर हूँ। नर्सिंग कॉलेज का मैं अध्यक्ष रहा पहले। काम करने की इतनी ज़्यादा आवश्यकता है कि जो गरीब विद्यार्थी हैं उस पूरे इलाके के या कहीं के भी गरीब विद्यार्थी, तो आदिवासी अंचल में भी सब जगह, उनके लिए शिक्षा इतनी महंगी है, उच्च शिक्षा, कि आप विद्यार्थियों को देखेंगे नहीं निजी कॉलेजों में, क्योंकि निजी कॉलेजों की फ़ीस बहुत ज़्यादा है। मुझे ऐसा लगता है बहुत काम करने की ज़रूरत है। अभी बहुत बड़ा गैप है निजी कॉलेजों में, निजी स्कूलों में और सरकारी स्कूलों और कॉलेजों में।
सरकारी स्कूलों की जो दुर्दशा है उसके पीछे आप क्या कारण मानते हैं? सरकार का जो एजुकेशन सिस्टम है, शिक्षा मंत्री हैं, ये उन स्थानों पर शिक्षकों की बहाली नहीं कर पा रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं दे पा रहे हैं, बजट की कमी है। ऐसा क्या कमी महसूस करते हैं कि वो वहाँ पर बदलाव, निजी स्कूल जबकि वो सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन सरकार जो है उन स्कूलों में, जबकि शिक्षकों को अच्छे वेतनमान भी उनका अभी सरकारी स्कूलों का मुझे लगता है कि निजी स्कूलों की अपेक्षा कहीं ज़्यादा अच्छा है वेतनमान, उसके बावजूद ये स्थिति क्यों है? 2 लाख का वर्कफोर्स है इनके पास। आप बताइए 2 लाख के क्वालिफाइड टीचर क्या स्कूल ठीक नहीं कर पाएंगे? मुझे ऐसा लगता है कि सब काम, सारे निर्माण जो भी काम है सब छोड़ के अब सारे टीचरों को इन लोग काम पे लगाएं और स्कूल। देखिए, मैं बहुत तो नहीं बोलता, लेकिन 1 साल के अंदर आप अगर स्कूली शिक्षा का भविष्य ना चेंज हो जाए तो मुझे ऐसा लगता है हो सकता है काम। दूसरा, बहुत आलोचना होती है मीडिया में भी और जगह जगह की 45,000 स्कूल हैं, 3,000 स्कूलों में शौचालय नहीं है, 5,000 स्कूल सिंगल एकल शिक्षक हैं। ठीक है, होंगे, होना चाहिए, शौचालय सब जगह होने चाहिए, एकल शिक्षक नहीं होने चाहिए, ये ठीक है। लेकिन 45,000 में सिर्फ 5,000 स्कूलों में ना, 40,000 स्कूलों में क्या हो रहा है भाई? ये जो 40,000 स्कूल है उसमें क्या हो रहा है? उसमें भी आप गुणवत्तापूर्ण शिक्षा नहीं दे पा रहे। सारा ध्यान हटा के स्कूल शिक्षा विभाग को अपने टीचरों पे ध्यान केंद्रित करना चाहिए। इनके पास एक टीचर अनक्वालिफाइड नहीं है। निजी स्कूलों में तो हम अपने बजट के साइज से के हिसाब से, पॉकेट के हिसाब से हम टीचर अनक्वालिफाइड रख भी लेते हैं कई बार, लेकिन इनके पास तो एक अनक्वालिफाइड टीचर नहीं है। फिर व्यवस्था क्यों नहीं ठीक हो रही? सारे काम रोक के अगर अधिकारी ठान लें, मंत्री जी ठान ले, सचिव ठान ले कि पूरा ध्यान केंद्रित करके हमारे टीचरों को काम पे लगाना है, तो मुझे नहीं लगता कि स्कूली शिक्षा बहुत दिन ये हालत रहेगी, सुधर जाएगी। यानी आप कह रहे हैं कि मंत्री सही ढंग से मंत्र नहीं दे पा रहे हैं और तंत्र सही ढंग से काम नहीं कर पा रहा है, शायद ये बहुत बड़ी समस्या है। हाँ, अब उद्देश्य देखिए क्या है कि फोकस जो है, आपका फोकस डाइवर्टेड है, मतलब आपका ध्यान कहीं और है। जो विद्यार्थी आपके सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे हैं उनको शिक्षा ठीक से मिल पा रही है कि नहीं, ये आपका उद्देश्य नहीं, इसीलिए मार्ग से भटक गया है स्कूली शिक्षा। सरकार ने शिक्षा का स्तर सुधारने के लिए पिछले दिनों युक्तिकरण किया। अब युक्ति कितनी नियुक्ति कर पाई है तो नहीं मालूम मुझे, क्योंकि सीट भी वैकेंट है, शिक्षक के बहुत पोस्ट खाली पड़े हुए हैं, एक चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि आप कह रहे थे कि इनको कठोर कार्रवाई करनी पड़ेगी और वोट ना मिले तो क्या इतना बड़ा वोट बैंक इन शिक्षकों का है कि सरकार गिर जाएगी? नहीं, सरकार नहीं गिरेगी। देखिए क्या होता है कि जब किसी नेता को ये लगता है कि ये काम करने से मुझे वोट के हिसाब से नुकसान होगा, तो वो उस कदम को उठाने से 2 लाख शिक्षाकर्मी हैं, मुझे ऐसा लगता है कि भाई हो सकता है मेरी अतिशयोक्ति हो, लेकिन 2 लाख शिक्षाकर्मी हैं, उनको ऐसा लगता है 2 लाख शिक्षाकर्मी हैं तो करीब 10 लाख वोट प्रभावित होंगे। लेकिन नेताओं को ये सोचना चाहिए कि 40 लाख विद्यार्थी हैं आपके स्कूलों में, वो कितने वोट प्रभावित करेंगे जिस दिन वो ठान लें कि हमारी शिक्षा ठीक नहीं कर पा रही है सरकार। इनको वो सोचना पड़ेगा। असल में क्या है, ये जो टीचर्स रहते हैं वो सीधा ज़मीन से जुड़े हुए थे, तो नेताओं को ये लगता है कि जगह जगह घूम के हमारी बदनामी करेंगे, इसलिए इस चीज़ से डरते हैं। लेकिन आगे पीछे इनको ये निर्णय लेने पड़ेंगे और स्कूली शिक्षा के, उच्च शिक्षा के सुधार के काम करने ही पड़ेंगे। पिछले दिनों देश में किसान आंदोलन हुआ, भले ही सरकार ने बिल वापस ले लिया, लेकिन जब चुनाव हुआ और किसान उस समय सरकार के खिलाफ थे, उसके बावजूद भी किसान इतना बड़ा वोट बैंक नहीं बन पाए कि किसी सरकार को बना सके, बिगाड़ सके। तो क्या शिक्षक इतनी बड़ी ताकत हो सकता है, क्योंकि किसान भी ज़मीन से जुड़े हैं? ये इनको ये मुझे लगता है एक तो इच्छा शक्ति की कमी है, दूसरा नेताओं की भी बहुत कमजोरी। मैं इस बात में नहीं मानता, मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ की जो जनता है कहीं की भी, वो शिक्षा को अपने चुनावी वोट में कन्वर्ट नहीं कर रही, वो चुनावी एजेंडा में नहीं ला पा रही है। जिस दिन ये तय कर लेंगे, वोटर ये तय कर लेगा कि मुझे जो अच्छी शिक्षा देगा उसी को चुनना है, उस दिन नेता सोचने लग जाएंगे कि
हमको इसको ठीक करना है। मैं उसको उदाहरण के रूप में समझाता हूँ। 2 योजनाएं हैं जिसका मैं बहुत अलग अलग इंटरव्यू में अलग अलग जगह बार बार जिक्र करता हूँ। एक है आयुष्मान योजना, वैसी राइट टू एजुकेशन है। ये मेरे हिसाब से राइट टू फूड जितनी बड़ी योजना है उतनी महत्वपूर्ण योजना है दोनों। लेकिन इन दोनों योजनाओं का आप हश्र देख लीजिए। राइट टू एजुकेशन भी धीरे धीरे पूरे देश में राज्य सरकारें मारने पे तुली हैं। महाराष्ट्र में तो उन्होंने गजट में प्रकाशन कर दिया कि आप अगर आपके पास बिल्कुल बाजू में सरकारी स्कूल है तो आपको प्राइवेट स्कूल में प्रवेश नहीं देंगे। आयुष्मान योजना का भी जो हो रहा है प्रदेश में आपसे छुपा नहीं है। पेमेंटें कर नहीं रहे हैं, निजी अस्पताल आयुष्मान से इलाज करना नहीं चाहते, देना नहीं चाहते, और उनके पैकेज भी बहुत कम है। समय के हिसाब से इन्होंने पैकेज भी नहीं बढ़ाया। हमारे यहाँ भी हाल ही में एंट्री क्लास चेंज कर दी गई, जिसके खिलाफ हम लोग हाई कोर्ट गए, क्योंकि गरीब के बच्चे को ये चाहते थे कि नीचे से मत पढ़े, क्लास 1 से पढ़े, वंचित वर्ग के विद्यार्थियों को। तो हमारे तर्क कोर्ट में ये था कि एक क्लास में 40 विद्यार्थी हैं क्लास 1 में, 3 जो अमीर का बच्चा है वो 3 साल पढ़ के चौथी क्लास में आएगा, नर्सरी PP1 PP2, वो चौथी क्लास उसकी क्लास 1 रहेगी। गरीब का बच्चा क्लास 1 में आएगा, वो कैसे पढ़ पाएगा? तो ये सारी योजनाएं जिनसे इनको लगता है कि सीधा वोट में नहीं कन्वर्ट हो रही, और भी योजनाएं हैं जो सीधा वोट में कन्वर्ट हो रही हैं। जैसे ताज़ा उदाहरण महतारी वंदन का है। वो जो योजनाएं इनको लग रहा है कि वोट में कन्वर्ट हो रही हैं, वो उस पर सारी सरकारें, सिर्फ मैं छत्तीसगढ़ सरकार की बात नहीं कर रहा हूँ, सारी सरकारें अब उस ओर मुड़ रही हैं कि जो पैसा खर्चा हो वो उससे हमको वोट मिल जाए। लेकिन आप कितने समय ऐसा कर पाएंगे? क्योंकि अनपढ़ पीढ़ी जब ऊपर बढ़ना शुरू हो जाएगी तो प्रदेश, आप देखिए जो ऊपर के राज्य हैं, जो नॉर्थ साइड के राज्य हैं और साउथ साइड के जो राज्य हैं, ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो हायर एजुकेशन का छत्तीसगढ़ से कम 2.5 गुना है साउथ के राज्यों का। तो वो वहाँ तरक्की भी कर रहे हैं, वहाँ का GDP बहुत ज़्यादा है, वहाँ के बच्चे जाके अच्छी जगह नौकरी कर रहे हैं, विदेश में नौकरी कर रहे हैं, वो पैसा भेज रहे हैं उस राज्य को। तो जब धीरे धीरे गैप बढ़ने लग जाएगा, जब ये गैप बढ़ने लग जाएगा तब सरकारें चेतेंगी, तब इसके नेता मंत्री चेतेंगे, तब अधिकारी चेतेंगे कि हम बहुत पीछे हो गए, इसको ठीक करना जरूरी है। आपने राइट टू एजुकेशन की बात की। अभी हाल में आपने राइट टू एजुकेशन के तहत ही जो एडमिशन नहीं देने का जो फैसला निजी स्कूलों ने किया, आखिर कैसे, कौन सी व्यवस्था ऐसी आ गई? जो मैंने पहले कहा कि वो धीरे धीरे उन योजनाओं को मार रहे हैं, ये उसी का एक हिस्सा है। 2011 में जब राइट टू एजुकेशन शिक्षक अधिकार कानून इम्प्लीमेंट हुआ तो राज्य शासन, उसका नियम, शिक्षक अधिकार कानून का नियम ये है कि राज्य सरकार को अपने स्कूलों में प्रति विद्यार्थी प्रति वर्ष जो खर्च होता है वही निजी स्कूलों में शिक्षा के अधिकार कानून के अंतर्गत देना है। 2011 में इन्होंने कमेटी बनाई, उसने तय किया कि वो खर्चा जो है 1ली से 5वीं तक हमारा 7,000 रुपये प्रति वर्ष है और 6वीं से 8वीं तक का 11,400 है। ठीक है, अब ये 14 साल बीत गए इस बात को। हम 2016 से मांग कर रहे हैं कि प्रति विद्यार्थी जो आप 7,000 दे रहे हो, ये आप इसको रिवाइज़ करिए, कम है, इसमें बढ़ोतरी की ज़रूरत है। 14 साल से ये हमको नकारते रहे। जब हमको समझ में आया कि हमारी बात नहीं सुनी जाएगी तो हम हाई कोर्ट चले गए। हाई कोर्ट में 19 सितंबर को आदेश आया कि इसमें कोई जस्टिफिकेशन नहीं है, जो आप बोल रहे हो ये न्याय संगत नहीं है कि आप 14 साल से इनका पैसा नहीं बढ़ाया। ये आपको रिप्रेजेंटेशन देंगे, उसका 6 महीने के अंदर निराकरण करिए, हाँ करिए ना करिए, ये लोग दूसरा रास्ता देखेंगे। तो उस पर निर्णय लेने के लिए कहा 19 सितंबर 2025 को। आज 6 महीना बीतने के बाद भी इन्होंने कोई उसमें पहल नहीं की, जबकि हम लोग लगातार सारे लोगों से मिल रहे हैं। फिर हमने प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक बुलाई और हमने निर्णय लिया कि अगर आप ऐसे ही करते रहेंगे तो हम इस साल प्रवेश नहीं देंगे। कानूनी रूप से न्याय संगत नहीं है, लेकिन हमारे पास जो संवैधानिक दायरा है उसमें और कोई विकल्प इसके अलावा है नहीं। इसमें गतिरोध जो है अब स्कूल शिक्षा विभाग को आगे बढ़ के दूर करना पड़ेगा। अब हमारे हाथ में नहीं है। हम इस साल स्कूलों ने ठान लिया है कि हम प्रवेश नहीं देंगे। तो इससे लगभग कितने छात्र प्रभावित होंगे? हर साल 55 से 60 हज़ार प्रवेश होते हैं प्रतिवर्ष। ये प्रवेश जो हैं इस साल नहीं होंगे। 4 लाख के आसपास विद्यार्थी, 4 लाख से कुछ ऊपर विद्यार्थी हमारे स्कूलों में अभी पढ़ रहे हैं। हम उनकी पढ़ाई बाधित नहीं करेंगे, लेकिन 65 हज़ार
विद्यार्थियों का प्रवेश नहीं होगा। इन 65,000 विद्यार्थियों के अगेंस्ट 2.25 लाख आवेदन प्रतिवर्ष आते हैं, वो सब प्रभावित होंगे। यानी जो अभी जिसको पिछले साल तक आपने नामांकन जिन लोगों का ले लिया है उनका आप वैसे ही चलाएंगे? हाँ, वो वैसे ही पढ़ते हैं। अब जो नया जो है, जब तक सरकार जो है रिवीजन नहीं कर देती है और तब तक आप उसका तब तक हम प्रवेश नहीं लेंगे। अच्छा, एक चीज़ बताइए कि जैसे राइट टू एजुकेशन के तहत आपके यहाँ जो बच्चे आते हैं तो सरकार के कहीं ना कहीं ग्रांट पे ही आते हैं, एक तरह का उनके लिए वो छात्रवृत्ति ही होती है कि निजी स्कूल में, उनका परफॉर्मेंस क्या होता है? देखिए, पहले तो बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं थी क्योंकि जो सामान्य वर्ग के विद्यार्थी भी थे, कुछ लो इनकम कैटेगरी के भी जो विद्यार्थी थे, उनका भी स्टैंडर्ड करीब, उनका भी पढ़ाई का स्तर वैसा ही रहता था। लेकिन अब जो राइट टू एजुकेशन में विद्यार्थी आ रहे हैं, देखिए क्या है, चलते चलते जो सामान्य विद्यार्थी हैं, जो जनरल विद्यार्थी हमारे पास आ रहे हैं, जनरल मतलब SC ST OBC भी हो, राइट टू एजुकेशन के अलावा समझ लीजिए जो विद्यार्थी हमारे, वो चलते चलते 10वीं सीढ़ी तक पहुंच गए। लेकिन ये अभी वो सीढ़ी चढ़ना शुरू किए। होता क्या है कि जब ये सरकार बनी तो उन्होंने हमसे सलाह मांगी, तो हमने सलाह दी कि आप ड्रॉप आउट क्यों हो रहे हैं, ये पता करिए। ड्रॉप आउट तो ज़्यादा आत्मानंद स्कूलों में गए थे, लेकिन हो क्या रहा है कि जो राइट टू एजुकेशन में विद्यार्थी आते हैं वो आम तौर पे फर्स्ट जनरेशन लर्नर है, मतलब उनके पहली पीढ़ी है जो पढ़ाई कर रही है, इनके पीछे पढ़ाने वाला कोई नहीं। इंग्लिश मीडियम स्कूलों में क्या होता है कि इतना पर्याप्त पढ़ाई होती है, उसको होमवर्क दिया जाता है, घर का काम दिया जाता है कि घर में अगर उसको कोई सपोर्ट ना हो तो वो बच्चे स्कूल में परफॉर्म नहीं कर पाते। चूँकि अब 1ली से 8वीं तक आप फेल नहीं कर सकते, इसलिए वो पास होते जाते हैं। हम भी उनको निकाल नहीं सकते, निजी स्कूल निकाल नहीं सकते। लेकिन क्या होता है, जैसे ही वो 9वीं में जाता है तो पता चल जाता है कि वो दिक्कत है उस बच्चे की पढ़ाई में, क्योंकि पीछे से सपोर्ट नहीं है, घर में पढ़ाने वाला कोई नहीं। आप स्कूल में सारी चीज़ें नहीं पढ़ सकते, आपको कुछ ना कुछ घर में पढ़ना ही पड़ेगा, घर में माँ बाप पढ़ाएं, कोई पढ़ाए। तो 9वीं में जाके परफॉर्मेंस पता चलती है कि बहुत दिक्कत है उसको, और वो बच्चा फेल हो जाता है, पहला। दूसरा, इसमें हमने राज्य सरकार को एक बार सुझाव दिया था जब माननीय भूपेश बघेल जी की सरकार थी, कि ऐसे विद्यार्थियों को आप कोई ट्यूशन का सपोर्ट दीजिए। माता पिता पढ़े नहीं हैं, वो पढ़ा नहीं सकते, तो विद्यार्थी को कोई 1 घंटा 2 घंटा उनके श्रमिक बस्ती हो, सघन बस्ती जहाँ वो रहते हैं, कोई एक ट्यूशन का सपोर्ट दीजिए, ताकि वो सामान्य बच्चों की शिक्षा के लेवल में कम से कम उनके आसपास आ सके। अभी स्तर बहुत ख़राब है, लेकिन इस पे भी कुछ किए जाने की आवश्यकता है, जल्दी ही कुछ करना पड़ेगा इनको इस बारे में। आपको लगता है कि जैसे जो निजी स्कूल हैं, कॉलेज चल रहे हैं, वहाँ फीस भी ठीक ठाक जमा करना पड़ता है बच्चों को? मैं कि उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, जो गवर्नमेंट वाले से आ रहे हैं, राइट टू एजुकेशन के करना पड़ता है, उसमें भी वैसे बच्चे होंगे, बहुत सारे बच्चे वैसे हो सकते हैं। तो अब वहाँ से जो बच्चे पास आउट होंगे, आप देखते हैं कि जैसे ही कोई बड़ा रिजल्ट आता है, अखबारों में विज्ञापन, हमारे यहाँ से इतने टॉपर निकले, इतने निकले। आप भी जो प्राइवेट स्कूल है वो करते हैं, तो हमारे टॉपर ज़्यादा हों, इसके लिए निजी स्कूल क्या एफर्ट करते हैं? देखिए क्या है, निजी स्कूल जितने हैं, कहीं के भी हों, देश के किसी कोने के हों, वो अपने आप के कंपटीशन में फंसे हुए हैं। मतलब अगर आप अच्छा नहीं करोगे तो आपके बाजू में एक स्कूल है, वो आपके विद्यार्थी उसमें ट्रांसफ़र हो जाएंगे। मैंने अपने जीवन में, मैं पिछले 20 साल से जुड़ा हूँ स्कूली शिक्षा में, हायर एजुकेशन से, शिक्षा से ही आमतौर पे, मोटे मोटे तौर पे मैंने स्कूल बंद होते बहुत कम देखे हैं, निजी स्कूल। लेकिन अब हो क्या रहा है कि अब देखिए एक चीज़ और जिसको मैं बार बार बोलता हूँ, अब शिक्षा ऐसा व्यवसाय नहीं, ऐसा काम नहीं बचा है कि कोई सेठ जी आएँ 10-20 करोड़ रुपए डालें और स्कूल चल जाए और वो उनका नाम होता जाए कि ये फलाना सेठ जी हैं, इनका स्कूल है और ये स्कूल चल रहा है। अब वो मामला ख़त्म हो गया। आपको पूरे पैशन से, पूरी मेहनत से, पूरी ताकत से स्कूल चलाना पड़ेगा, क्योंकि आपके जस्ट बाजू में एक दूसरा स्कूल है जिसको कोई यंग लड़का या लड़की चला रहा है, पूरे पैशन से चला रहा है, उसको पढ़ा रहा है। तो अब ये
स्कूल का जो काम है या स्कूल के जो भी स्कूल खोलता है, हम लोग उनको सलाह देते हैं कि अभी ऐसा काम नहीं है कि आपने स्कूल खोल दिया और चले गए, आपको परफॉर्मेंस देनी पड़ेगी। नहीं तो पेरेंट आजकल इतने जागरूक हैं कि एक आप ऐसा शहर के 10-20 स्कूल ऐसे सारे शहरों में होंगे जहाँ पर लाइन लगती है एडमिशन की। क्यों लगती है? क्योंकि पालकों को पता है कि वहाँ पढ़ाई अच्छी हो रही है। तो अब ये ऐसा काम हो गया है स्कूली शिक्षा कि जो काम करेगा उसका स्कूल चलेगा, जो नहीं काम करेगा वो पीछे रह जाएगा। धीरे धीरे उसमें बच्चे कम हो जाएंगे, बंद हो जाएगा। बताओ, निजी स्कूल मैनेजमेंट के आप अध्यक्ष होने के कारण क्या ऐसे स्कूलों में कोई ऐसी व्यवस्था लागू करना चाह रहे हैं जो बच्चों को ट्यूशन बाहर न लेना पड़े? क्योंकि कॉलेज के बाद भी आमतौर पर कई ऐसे उदाहरण सरकारी स्कूलों में भी मिलते हैं कि शिक्षक जो है, जो समर्पित होता है, वो जो है स्कूल शिक्षा के बाद भी बच्चों को वो मार्क करके रखता है कि अच्छा ये बच्चे इसमें कमज़ोर हैं तो उसको हम विशेष रूप से आगे बढ़ाएंगे। ऐसा होता रहा है पुराने समय में, हम लोगों ने तो देखा है। तो क्या निजी स्कूलों में ऐसे बच्चों को मार्क करके उनके लिए विशेष प्रयास, चूँकि रेपुटेशन जुड़ा हुआ है, आप खुद कह रहे हैं कि निजी स्कूलों का रेपुटेशन जुड़ा हुआ है, अगर वो वहाँ पर ड्रॉप आउट होते हैं बच्चे, अगर कम पास नहीं फेल हो रहे हैं, इसका मतलब है या तो पढ़ने के तरीके या पढ़ाने के तरीके में अंतर है। तो उसके लिए आपका कोई सुझाव अपने निजी स्कूलों के लिए है? ये बहुत सारे स्कूल, पूरे प्रदेश में ऐसे बहुत सारे स्कूल हैं जो कमज़ोर विद्यार्थियों के लिए स्कूल के बाद रेमेडियल क्लासेस चलाते हैं। स्कूल की परफॉर्मेंस एक समय के बाद, आपकी बड़ी बिल्डिंग, आपका विज्ञापन कोई काम नहीं आता जब तक आपके विद्यार्थी मेरिट में नहीं आते, वहाँ का रिज़ल्ट अच्छा नहीं होता। इस और अच्छे एकेडमिक रिकॉर्ड्स वाले स्कूल हैं उनमें ये बात है। उन लोग, और आप देखे होंगे कि जो अच्छे एकेडमिक रिकॉर्ड्स वाले स्कूल हैं वो टेस्ट भी लेते हैं। क्यों टेस्ट लेते हैं? वो इसीलिए लेते हैं, वो देखते हैं कि जो मेरे यहाँ प्रवेश लेने वाला विद्यार्थी वो कितना मेहनती है, कितना इसमें काम किया जा सकता है और वो कहाँ तक जा सकता है। हर स्कूल जो है वो इस लाइन पे सोचता है कि मेरे स्कूल का रिज़ल्ट अच्छा हो। दूसरा, जो आप ट्यूशन की बात कर रहे हैं, वो ज़्यादा जो मामला है वो माता पिता की महत्वाकांक्षाओं से जुड़ा हुआ है। अब उनकी आकांक्षाओं, महत्वाकांक्षाओं से जुड़ा हुआ है। आप किसी भी पालक से पूछ लीजिए, आप अपने पत्रकार को भेजिए और आप किसी पालक से पूछिए आपका बेटा कौन सी क्लास में, बोले मान लीजिए बोला 9th में, तो आप क्या चाहते हो आपका बेटा क्या करे? तो बोले क्लास में फर्स्ट आए, नीट में फर्स्ट आए, नीट में सिलेक्शन हो जाए, IIT में सिलेक्शन हो जाए। कोई भी पालक अपने बच्चे को क्लास नंबर 2 में नहीं आने देखना चाहता, तो कैसे होगा? ये ज़्यादा जो ट्यूशन और जो मानसिक दबाव है, कोचिंगों का दबाव है, ये ज़्यादा पालकों की महत्वाकांक्षाओं से जुड़ा है बजाय स्कूल के रिज़ल्ट से। आप पालकों को अपने बच्चों की वास्तविक स्थिति से अवगत रहना चाहिए, तभी उस पर बोझ डालना चाहिए। जो कोचिंग क्लासों में बेदम भीड़ है, वो माता पिताओं के दबाव के कारण है। आप कितने लोग वहाँ सिलेक्शन होते हैं बताइए इन कोचिंग क्लासों से? नहीं होते, बहुत नहीं होते भाई, सीटें ही बहुत लिमिटेड हैं। तो इतना दबाव डाल के, इतने विद्यार्थियों के ऊपर मानसिक बोझ डाल के कोई हल नहीं है। इसलिए स्कूल की जो शिक्षा है वो स्कूल अपने स्तर पे पर्याप्त कराता है। हाँ, किसी सब्जेक्ट में विद्यार्थी कमज़ोर है तो उसको बिल्कुल पढ़ना चाहिए, किसी ट्यूशन लेनी चाहिए, माँ बाप का सहारा लेना चाहिए, किताबों का सहारा लेना चाहिए। लेकिन ज़्यादा जो दबाव है ट्यूशन का वो माता पिता के कारण है, बच्चों के कारण नहीं। स्कूल में जितनी बातें आपने बताई उससे मैं ये समझ पाया कि स्कूल में अब आज की तारीख में क्वालिटी और क्वांटिटी का मामला आ गया है। अधिकांश, जो खुद ही आपने कहा, कुछ स्कूल ही हैं जिनके परफॉर्मेंस अच्छे हैं, जहां लाइन लगती है। इसका मतलब है वो क्वालिटी दे रहे हैं, बाकी क्वांटिटी में आ गए हैं, केवल शिक्षा उनके लिए व्यवसाय रह गया है। ऐसा है। देखिए, अच्छे बुरे लोग, मैं बार बार बोलता हूँ कि अच्छे बुरे लोग सब जगह हैं। सब लोग पैसा कमा रहे हैं तो लोग क्यों नहीं कमाएंगे, दूसरे लोग क्यों नहीं कमाएंगे? पहला। लेकिन शिक्षा को एक अच्छे नेक काम के रूप में देखा जाता है। मैं जब भी हम लोग की मीटिंग होती है, ये होती है, तो हम लोग बार बार एक ही चीज़ बोलते हैं कि आप भले स्कूल के मालिक हो, स्कूल के संचालक हो या स्कूल के प्रिंसिपल हो, दिल हमेशा आपका पालक वाला रहना चाहिए। इसलिए कि स्कूलों में जो
माँ बाप अपने बच्चों को भेजते हैं बहुत अपेक्षाओं से भेजते हैं। उनकी अपेक्षाओं पे उनके उस पे खरे उतरना आपका दायित्व है, नहीं तो आप धीरे धीरे स्कूल ख़त्म हो जाएगा। आज आप देखिए पिछली सरकार में आत्मानंद स्कूल खुले, 60 सीट में 2-2 हज़ार आवेदन थे। कैसे थे भाई? कहीं ना कहीं निजी स्कूल जो है, जो दायित्व निजी स्कूल को मिला है उसमें कमज़ोर थे, इसीलिए आत्मानंद में गए। पैसा भी एक कारण था। मुफ्त की शिक्षा अगर मिलेगी, अच्छी शिक्षा मिलेगी तो कोई निजी स्कूल में नहीं जाएगा, ये स्थापित तथ्य है। अब फॉरेन में तो निजी स्कूल नहीं होते, बहुत सारे ऐसी कंट्रीज़ हैं जहाँ निजी स्कूल नहीं है। अमेरिका में निजी स्कूल नहीं है, तो वहाँ शिक्षा ठीक नहीं है क्या? ठीक है, लेकिन निजी स्कूलों को हमेशा ये सलाह है मेरी कि आप जो भी काम कर रहे हैं उसमें आपको माता पिता की जो जिम्मेदारी से अपने बच्चों को भेज रहे हैं आपके पास, उनकी आकांक्षाओं को पूरा करना, अपने काम को पूरी ईमानदारी से करना, ये आपका ध्येय होना चाहिए। आत्मानंद स्कूलों की जो अच्छी खासी सफलता मिली, बच्चे वहाँ पर गए, तो बात तो ये भी हुई कई बार कि अंग्रेजी स्कूल में गए और वहाँ हिंदी के शिक्षक थे, तो अंग्रेजी के हुए नहीं, हिंदी के रहे नहीं, ये हालत भी रही। तो इसकी विफलता में क्या आप कारण मानते हैं? नहीं, मैं थोड़ी आपकी जानकारी दुरुस्त कर दूं। आत्मानंद स्कूलों में जितने अपॉइंटमेंट हुए थे या जितने बच्चों को लिया गया था, वो 2 क्राइटेरिया था उसमें कि एक तो जो टीचर वहाँ जिसका भी अपॉइंटमेंट होगा वो टीचर थ्रू आउट इंग्लिश मीडियम पढ़ा होना चाहिए। आप उनके अपॉइंटमेंट के विज्ञापन देख लीजिए, उसमें लिखा हुआ है। वो अलग से 1-2 टीचर कोई किसी अधिकारी ने अपना सोर्स लगा के करा लिया तो नहीं पता। दूसरा, जो विद्यार्थी वहाँ प्रवेश लेगा वो पीछे से इंग्लिश मीडियम स्कूलों में पढ़ा होना चाहिए। तो उससे हुआ क्या कि जो हमारे टीचर थे वो हमारे टीचर भी आत्मानंद में चले गए, और इनके तो और कोई इंग्लिश मीडियम स्कूल नहीं है, तो हमारे स्कूल के विद्यार्थी वहाँ गए। अभी जो मौजूदा सरकार है उसकी सोच इस बारे में क्या है, क्योंकि इनका जो अनुवांशिक संगठन है आरएसएस, वो अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों को प्रमोट नहीं करता, इसलिए आत्मानंद स्कूलों को इन्होंने किनारे कर दिया है। अभी क्या स्थिति है आत्मानंद की मुझे नहीं मालूम, लेकिन अलग से उनको फंड मिलना बंद हो गया है, सब बंद हो गया। इंग्लिश मीडियम स्कूल आगे पीछे कोई भी सरकार आए उसको खोलने पड़ेंगे, क्योंकि पालक अपने विद्यार्थियों को, अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम स्कूल में ही पढ़ाना चाहता है। ये अभी बातचीत के क्रम में हुआ, मैंने पूछा था आपसे कि जो आईटीए के तहत आते हैं बच्चे, वो चूँकि उनके पालक जो है उतने शिक्षित नहीं होते हैं या पहली बार वो जो है इस तरह की शिक्षा में प्रवेश करते हैं, वो कमज़ोर हैं। तो आपके इसको अगर सरकार आपका जो पैमाना है, जो पैसे का उनका बढ़ा देती है, तो क्या उसके बदले आप उन बच्चों को पालक बनकर काम करेंगे, उसको पढ़ाने का काम करेंगे, ताकि वो इन समस्या से जूझे ना? वो सामाजिक समानता लाना इस एक्ट में एक छुपा हुआ उद्देश्य है जो बहुत कम लोग समझ पा रहे हैं। इसको तो हमने नज़दीक से देखा है कि ऐसे परिवार का बच्चा जज के बच्चे के बाजू में बैठ रहा है, या आईएएस के बच्चे के बाजू में, आईपीएस या बड़े सेठ के बच्चे के बाजू में बैठ रहा है, जिसके यहाँ वो ड्राइवर है, उस सेठ का ड्राइवर है, उसका बच्चा और उसके ड्राइवर का बच्चा आजू बाजू बैठ के पढ़ रहा है। ये सामाजिक समानता के लिए बहुत ज़रूरी है। तीसरा, आप कुछ कर लीजिए, आपको अपनी जो शिक्षा का लेवल निजी स्कूल दे रहे हैं उससे मीट आउट करने के लिए आपको बहुत मेहनत लगेगी। क्या होता है देखिए, एक जो अपनत्व का भाव रहता है, जैसे आप अपने स्टूडियो में बैठे, ये आपका स्टूडियो है, सरकार अगर ये स्टूडियो को टेक ओवर कर ले तो कुछ दिनों में स्टूडियो का सत्यानाश हो जाएगा, ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। तो जो अपनेपन का भाव है ना, वो भाव निजी सरकारी स्कूलों में आने में बहुत समय लगेगा। तो ये जो आप जो बोल रहे थे कि हम अपने बच्चों को उस उद्देश्य से देखते हैं, मैंने आज तक इतने सालों से मैं देख रहा हूँ, शिक्षक अधिकार कानून भी पिछले 15 साल से चल रहा है, मैंने बहुत कम उदाहरण दिए हैं, समझे हैं कि किसी स्कूल वाले ने राइट टू एजुकेशन के अंतर्गत पढ़ने वाले विद्यार्थी और दूसरे विद्यार्थी में कोई भेद किया हो। यहाँ तक कि हम एक ड्रेस पहनाते हैं, एक क्लास में बैठाते हैं, एक ही टीचर उनको पढ़ाता है और
क्लास में किसी को पता नहीं होता कि ये सामान्य विद्यार्थी कौन है, राइट टू एजुकेशन का विद्यार्थी कौन है। हम वही शिक्षा उनको भी दे रहे हैं, वही अपनापन उनको दे रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। और मुझे ऐसा लगता है कि ये भाव प्रदेश के लगभग सारे स्कूलों में होगा। किसी एक आध स्कूल में कोई भेद हो तो सरकार उस पर कार्रवाई करनी चाहिए और उसको ठीक करना चाहिए। एक दौर था जब निजी स्कूल हुआ ही नहीं करते थे, तो केवल सरकारी स्कूल थे, तो वहाँ पे तो बच्चे सबके पढ़ने जाते थे, वहाँ तो कोई भेदभाव नहीं होता था, और जो पढ़ाई होती थी सरकार की वही सब पढ़ कर आए हैं। मुझे लगता है कि और पढ़ाई अच्छी काफ़ी होती थी। तो अब जो जिस हम बात कर रहे हैं कि हम बराबर तो पहले से हमारे यहाँ था, तो ये व्यवस्था क्या निजी स्कूलों के आने के बाद ही खराब हो गई? नहीं, सामाजिक व्यवस्था खास करके सामाजिक व्यवस्था धीरे धीरे वैसे भी खराब हुई है। जो समाज अपने आप में परिवर्तन ले रहा है, जो गहराई खाई बढ़ रही है धीरे धीरे, वो समाज में अपने आप का भी परिवर्तन है। देखिए क्या है, निजी स्कूल ऐसे नहीं बढ़े हैं। निजी स्कूल इसलिए बढ़े और निजी अस्पताल इसलिए बढ़े कि 80-85 के आसपास सरकार ने इसमें अपनी लगाम ढीली कर दी। सरकार जैसे जैसे लगाम ढीली करती है किसी चीज़ में, तो उस स्पेस को कोई तो भरेगा। अब बच्चा मान लीजिए 5 साल का हो गया, 4 साल का हो गया, तो कहीं ना कहीं तो पालक भेजेगा ना पढ़ने के लिए। मैंने तो ऐसे ऐसे परिवार देखे हैं, मैं ऐसे ऐसे लोगों का फ़ोन सुन चुका हूँ कि जो लोन लिए हुए हैं, गोल्ड लोन लिए हुए हैं। पिछले साल एक बहुत भद्र परिवार के पुरुष आए मेरे पास और एक स्कूल का नाम लिए, बोले सर मैंने 2 साल से पैसा नहीं पटाया, इस साल अभी तक उन्होंने एडमिट कार्ड के लिए नहीं बोला, लेकिन मुझे पक्का पता है कि वो एडमिट कार्ड नहीं देंगे। तो मैं बोला कि आप उसको निकाल के सरकारी स्कूल में भेज दीजिए या कम फीस वाले में स्कूल में भेज दीजिए। बोले, उन्होंने मुझसे कहा कि मैं अपने बच्चे के से आंख नहीं मिला पाऊंगा अगर मैं ऐसा करूंगा, क्योंकि वो पढ़ाई में बहुत अच्छा है, मेरिट में उस स्कूल में नंबर 1-2 आता है, तो मैं उससे आंख नहीं मिला पाऊंगा। मैं प्रॉमिस करता हूं कि मैं पैसा दे दूंगा, एग्ज़ाम या आखिरी साल है उसका, इस बार का एग्ज़ाम दिला दो। मैंने उससे फ़ोन किया स्कूल वाले को कि अगर ये बच्चा पैसा नहीं दे पाएगा, ये परिवार पैसा नहीं दे पाएगा, तो एसोसिएशन अपनी तरफ से पैसा देगी, इसको मत निकालना। शिक्षा व्यवस्था को, सरकार को अपनी शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करना ही पड़ेगा, उसके अलावा कोई विकल्प नहीं। परिवार, छोटे से छोटा परिवार जिसके पास पैसे का कोई साधन नहीं, आय नहीं, मैं आपको एक लाइन में बताता हूँ, जो अपने बच्चे को निजी स्कूल नहीं भेज पा रहा वही सरकारी स्कूल भेज रहा है। ये हालत हो गई है व्यवस्था की, स्कूली शिक्षा की। एक आंकड़ा, अभी आप चूँकि अपन उसमें बात कर रहे हैं, रायपुर ज़िले में 1400 सरकारी स्कूल हैं और इनमें पढ़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या करीब 2.5 लाख रुपये, 2,43,000 48,000 कुछ विद्यार्थी सरकारी स्कूलों में है, 1400 स्कूलों में। रायपुर ज़िले में 922 या 23 प्राइवेट स्कूल हैं, इसमें 3.25 लाख या 3.5 लाख विद्यार्थी हैं, 3.5 लाख के आसपास विद्यार्थी हैं। क्यों बढ़ रहे हैं? स्कूलों की संख्या आपकी ज़्यादा है, प्राइवेट स्कूलों में क्यों बढ़ रहे हैं? और धीरे धीरे ये सब जगह जो अर्बन इलाके हैं वो उसमें एक कन्वर्जन होना शुरू हो जाएगा कि सरकारी स्कूलों में विद्यार्थी कम होते जाएंगे और प्राइवेट स्कूलों में बढ़ते जाएंगे। क्यों होगा? इसलिए होगा कि पालक भी देख रहे हैं कि क्या स्थिति है सरकारी स्कूलों की। सरकारी स्कूलों को ठीक किए बगैर देश की व्यवस्था ठीक नहीं हो सकती। हर कोई निजी स्कूल का पैसा नहीं पटा सकता, निजी स्कूल की फ़ीस नहीं पटा सकता। मैं आपको उच्च शिक्षा में हालत और ज़्यादा ख़राब है, हम तो सिर्फ स्कूली शिक्षा की बात करें। उच्च शिक्षा में हालत ये है कि हर पालक, निजी स्कूली शिक्षा में कोई पालक नहीं चाहता कि उसका बच्चा प्राइवेट सरकारी स्कूल में जाए। आप किसी को भी पूछोगे जिसके पास पैसा नहीं है, वो भी बोलेगा मेरे बच्चों को आपको प्राइवेट स्कूल में भेजना है। उच्च शिक्षा में आप हर पालक को पूछोगे तो बोलेगा मैं अपने बच्चे को सरकारी कॉलेज में एडमिशन कराना चाहता हूँ, सरकारी यूनिवर्सिटी में कराना चाहता हूँ। लेकिन व्यवस्था इतनी खराब है कि अभी आज की स्थिति में 70% विद्यार्थी प्राइवेट स्कूल और कॉलेज में हैं, 30% सिर्फ सरकारी में है। कारण सरकार के पास उच्च शिक्षा में कॉलेज ही नहीं है। इनके पास 4 बीएड कॉलेज हैं, प्राइवेट 140 हैं, फार्मेसी के 2 कॉलेज हैं, इनके निजी 150 हैं।
नर्सिंग के इनके 12 हैं, निजी 140 हैं। कैसे होगा? प्राइवेट यूनिवर्सिटी हर तीसरे महीने एक नई प्राइवेट यूनिवर्सिटी खुल रही है। क्यों खुल रही है? आपने उच्च शिक्षा में पैसा खर्चा करना बंद कर दिया। सरकार जैसे जैसे हाथ खींचेगी शिक्षा से, वैसे वैसे निजी जो स्कूल और कॉलेज हैं वो अपना पैर पसारेंगे। फिर एक दिन आप शिकायत करेंगे कि मेरा बच्चा, उच्च शिक्षा तो आप कितना भी पैसा कमाते हो, आप महीने का 1 लाख से लेकर 10 लाख भी कमाते हो, आप अपनी मर्जी के उच्च शिक्षा के कॉलेज में अपने बच्चे को नहीं भेज पाएंगे। मैं आज दावे के साथ बोल रहा हूँ, कितना भी पैसा कमाते हो आप भेज नहीं पाएंगे, क्योंकि हायर एजुकेशन निजी इतनी महंगी होती जा रही है। शिक्षा एक ऐसा धन है जो आप अर्जित करते हैं तो कभी नष्ट नहीं होता है। सरकार को इस पर विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। आज की बातचीत हम यही समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।